दर्जन के मकबरे का पूरा इतिहास और यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो मकबरा है ये एक बेटे ने अपनी पिता की स्मृति में बनवाया था और आज के वक्त में इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो हमें एक भव्य दरवाजे के साथ में दिखाई मालूम पड़ता है और इसके प्रवेश द्वार पर काफ़ी सुंदर रंगों का इस्तेमाल भी किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट की तरफ इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग भाग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कतारबद्ध तरीके से इसकी चारों बाउंड्रियाँ बनाई गई हैं, यहाँ पर पार्क बना हुआ है। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं इस मकबरे की तो दोस्तों मुग़ल शासनकाल के समय में अवध के रहे नवाब जो मुग़ल सल्तनत के समय में ही बना दिए गए थे वज़ीर, और इन्होंने तकरीबन 1753 तक अपना शासन किया और उसके बाद में इनकी जब इंतकाल हुआ तो इनके बेटे शुजाउद्दौला ने उनकी याद में काफ़ी बड़ा मकबरा यहाँ पर बनवाया था। तो दोस्तों जब हम इसके मुख्य प्रवेश द्वार से एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमें इसके अंदर के कंस्ट्रक्शन को देखने का मौका मिलेगा, जहाँ पर हम इसकी काफ़ी बारीक जो यहाँ की कलाएं हैं वो देख सकते हैं और कारीगरों के उस काम को पहचान सकते हैं जो आज भी अपनी उस याद को ताज़ा हमारे सामने कर रहा है। और काफ़ी अच्छा यहाँ का जो व्यू है वो आज के समय में इन साइड में बना। दो छोटी छोटी जो छतरियों के ऊपर बना हुआ डिज़ाइन है उसको आप देख पाएंगे और ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि इस दीवार के बाहरी रूप में जो महल का डिज़ाइन होता है वो यहाँ पर अलंकृत किया गया है। इसके ऊपरी भाग में ईंटों का इस्तेमाल भी आपको इस इमारत के अंदरूनी भाग के अंदर देखने को आसानी से मिल जाएगा। यदि आप अपनी नज़रों को इसी प्रकार से इधर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको गुंबदा नुकार बनी हुई जो मस्जिद है उसके पिछले भाग को देखने का मौका मिलेगा और यहाँ पर उस समय की वास्तुकला को समझने का आपको यहाँ पर एक अवसर मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है बहुत बड़ा बाग यानी कि उद्यान, और इसे बोलते हैं मुग़ल एम्परर के समय का चार बाग। और इसी बाग के बिल्कुल मध्यस्थ यानी कि बीचों बीच बना हुआ है सफदरजंग का बहुत प्यारा और काफ़ी ऊंचा मकबरा, जो आज हमें तकरीबन आज से 250 वर्ष पुराने उस इतिहास को उजागर करने का मौका देगा। और यहाँ से हम अपनी नज़रों को यदि इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमें फाउंटेन दिखाई दे रहे हैं जो आज के वक्त में तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा वक्त था जब ये वाले जो फाउंटेन्स हैं वो नेचुरल तरीके से वर्क करते थे, यानी कि एक ऊंचाई पर काफ़ी सारा जो पानी है उसको स्टोर करके रख दिया जाता था और उस ऊंचाई से पानी को छोड़ते थे तो वो ज़मीन की गहराई में आने के साथ में इस फाउंटेन के मुख वाले हिस्से से ऐसा ही प्रेशर बनाया करता था जिसे बोलते थे नेचुरल सिस्टम, यानी कि नेचुरल तरीके चलने वाला फाउंटेन सिस्टम। अब दोस्तों हम अपने कुछ कदमों के साथ में सफदरजंग के इस मकबरे के और भी ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हैं। यहाँ से हम इस मकबरे को जब निहारते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि नीचे वाले हिस्से में आपको बहुत सारे जो दरवाजे हैं, गेट हैं वो दिखाई देंगे। उस चबूतरे के ऊपर आपको इस मकबरे का जो मुख्य आकर्षण वाला जो भाग है उसको देखने का यहाँ से अवसर मिलेगा। यदि दोस्तों हम इसके थोड़े इतिहास की बात भी कर लेते हैं, 1708 के वक्त में इनका जन्म फारस में हुआ था और इनका बचपन का नाम था मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान, जिन्हें मुग़ल शासनकाल के समय में सफदरजंग की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया था। और दोस्तों 1722 के वक्त में ये हिंदुस्तान की सरजमी पर आ चुके थे और 1739 का ये वो वक्त था जब अवध में इनके चाचा या इनके ससुर, उनकी जगह इनको अवध का सूबेदार बना दिया गया था और इनके ससुर जो थे उनका नाम हुआ करता था उस समय सादत अली। और दोस्तों उन्हीं के स्थान पर इनको अवध की जो सूबेदार है वो बनाया गया था और वहाँ का जो सारा कार्यभार था वो ये संभाल रहे थे। और दोस्तों ये वक्त धीरे धीरे निकलता चला गया और उस समय जो मुग़ल एम्परर थे, जो शासक थे, वो काफ़ी कमज़ोर थे, क्योंकि उस समय इस दिल्ली वाले हिस्से में मुग़ल शासकों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कहे जाने वाले शासकों में एक व्यक्ति जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका शासनकाल 1719 में शुरू हुआ था और 1748 के आसपास उनका शासनकाल रहा था। उस समय तक ये अवध के सूबेदार के रूप में ही काम कर रहे थे।
अब दोस्तों बाकी इतिहास की बातें भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ से आगे की तरफ लेके जाता हूँ और जो नीचे की तरफ बने हुए कक्ष कमरे हैं उनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बताता हूँ। सफदरजंग मकबरे के बाहरी स्वरूप को काफ़ी नज़दीक से हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मकबरा है इसी आधार पर खड़ा हुआ है और इस आधार में आज भी उस वक्त की जो ईंटें हैं, बादशाही ईंटें हैं, लाल रंग की जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, उनके बीच में रबल भरा जाता था, यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी ये वर्षों तक भी मजबूत रहते थे। इनका जो पिलर वाला भाग है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तकरीबन 3-4 फीट आपको चौड़ा दिखाई देगा। और इसके बाद में यदि आप अपनी नज़रों को इसके ऊपरी हिस्से में लेकर जाएंगे तो उस समय के जो प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से इनके अंदर जो डिज़ाइन भरे जाते थे वो आज भी सबूत तौर पर थोड़े बहुत यहाँ पर मालूमात हमें होते हैं। और यहाँ पर आपको दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखो ये दरवाज़ा बंद है पर इसके अंदर की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो वास्तविक कब्र होती है ना वो ज़मीन से जुड़ी होती है, तो अंदर वाले हिस्से में बिल्कुल खाली एक होलो ग्राउंड सा होगा और उस ग्राउंड के बीचों बीच ही जो सफदरजंग थे उनकी और उनकी जो बेगम थी उनकी कब्र यहीं पर नीचे स्थित होगी और उसकी जो रेप्लिका है पत्थर वाली वो हमें ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके लिए हमें यहाँ से ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम अपने कुछ कदमों को अग्रसर करते हैं इस मकबरे की इन सीढ़ियों पर, जहां से हम इस मकबरे को काफ़ी नज़दीक से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। इस इमारत की दीवारों पे किया गया हमारे हाथों का स्पर्श आज हमें 270 वर्ष पुराने इतिहास को दोबारा से उजागर करने के लिए हमारे मन की जो चेष्टा है उसको बढ़ा रहा है। तो दोस्तों हम अपने इस कदमों के साथ में इस भव्य, खूबसूरत और बेहतरीन बने हुए मकबरे के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और ये मकबरा एक बेटे का अपने पिता के प्रति स्नेह प्यार की झलक को भी दर्शाता है। बात करते हैं हम 1753 का, वो वक्त जब राजनीतिक उथल पुथल की वजह से सफदरजंग को दिल्ली का ये वाला स्थान मराठाओं के दबाव में आकर छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपने कदमों को अपने पैतृक जगह यानी कि अवध के पास में जगह पड़ती है आपकी फैज़ाबाद, वहाँ पर जाकर उन्होंने अपना कार्यालय बनाया और अपना जो सारा काम था वो संभालने लगे। और ये जो वक्त था वो 1753 की अवधि के आसपास है, लेकिन 1748 का एक ऐसा वक्त जब मुग़ल शासकों के एक कमज़ोर शासक अहमद शाह ने सफदरजंग को पूरे उस वक्त के मुग़ल के अधीन आने वाले हिंदुस्तान का वज़ीर घोषित कर दिया था, जिसे हम प्रधानमंत्री का पद भी कहते हैं। और 1748 से लेकर 1753 तक उन्होंने हिंदुस्तान के यानी कि मुग़ल के अधीन आने वाला हिंदुस्तान का क्षेत्र के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। और 1753 के बाद में कुछ ऐसा वक्त था जब उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद में उसी समय सुल्तानपुर में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। अब एक बेटे ने मुग़ल शासक अहमद शाह से दरख्वास्त की कि वो अपने पिता की याद में एक भव्य मकबरा बनवाना चाहते हैं दिल्ली में। तब अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता की याद में 1753-54 के वक्त में इस भव्य मकबरे का निर्माण कार्य शुरू करवाया।